अगली खबर की ओर लव जिहाद में नितिका की गोली मारकर हुई हत्या के बाद अब परिवार वालों को सांत्वना देने का तांता लगा हुआ है। जिले के तमाम नेता मृतक के परिजनों को सांत्वना देने आ रहे हैं। वहीं महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने भी उनके घर पहुंचकर घर की महिलाओं से बात की और उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। रेणु भाटिया ने बातचीत करते हुए बताया कि वे इस मामले में परिजनों से मिली हैं और उनको आश्वासन दिया है कि महिला आयोग इस मामले को लेकर उनके साथ खड़ा है और किसी तरह की कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। प्रयास करेंगे कि उसको पूरा न्याय मिले। मैं अभी उनकी माताजी से, पिताजी से, मामा से, भाई से सबसे मिलके आई हूँ और मैं महिला आयोग की तरफ से ये आश्वासन देती हूँ कि जो भी सहयोग उनको महिला आयोग से चाहिए होगा वो मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी और सरकार से प्रयास करूँगी ये कहने का कि किसी भी तरीके की ढिलाई ना बरती जाए। जिस तरीके से लड़की के पिता और माता के मन में एक डर बैठा हुआ है, वहम है कि रसूखदार परिवार है तो शायद उनका कुछ नहीं होगा। ये प्रयास करेंगे कि जो सज़ा एक कातिल की होती है वही उस लड़के की भी होनी चाहिए। दो धर्मों के बीच की बात है इसलिए हम ये बात भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार लड़की के पिता ने मुझे बताया कि जब 2018 में इनकी आपसी बात हुई थी तो तब लड़के के परिवार वाले सभी लोग, लड़के की माताजी और परिवार के सभी लोग लड़की को मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करने की बात करते थे, जिसके लिए इन्होंने मना किया और फिर लड़के के परिवार वालों ने इनसे माफ़ी मांगकर ये कहा कि अब हमारा बेटा आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने लघु सचिवालय सेक्टर 12 के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर बल्लभगढ़ में लव जिहाद का शिकार हुई बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट निकिता की गोली मारकर हत्या होने के बाद अब निकिता को इंसाफ दिलाने की आवाज देश के हर कोने कोने से निकलकर सामने आ रही है। छात्र संगठन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर निकिता के दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। फैजाबाद के सेक्टर 12 में लघु सचिवालय के बाहर एनएसयूआई छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। एनएसयूआई फैजाबाद के प्रधान ने कहा कि आज देश में कानून व्यवस्था लाचार हो चुकी है और अपराधी किस्म के लोग खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने अनिल विज के उस बयान की निंदा करते हुए कहा कि एक परिवार की बेटी मार दी जाती है और अनिल विज परिवार को सुरक्षा देना भी पर्सनल बताते हैं। तो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए जाते हैं तो एनएसयूआई हमारे सब साथी एक साथ इसी तरीके से खड़े होते हैं और हम खड़े मिलते हैं और कोशिश ये रहती है हमारी कि हम उसको न्याय दिलाने तक साथ में खड़े रहें। बिल्कुल। अभी तक प्रदेश सरकार ने किसी भी मुआवजे की घोषणा नहीं की है, तो क्या आप मुआवजे की तो उम्मीद कर रहे हो उनसे? अनिल विज ने तो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उसने तो कहा है कि हम किसी को पर्सनल सुरक्षा नहीं दे सकते। ये पर्सनल सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सरेआम रोड पर गोली मारी जा रही है, ये पर्सनल सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सरेआम रोड पर गोली मार दी है, अब उसके परिवार को जान का खतरा है, अब उसके परिवार के साथ भी कुछ हो सकता है। जो अपराधी, जो व्यक्ति खुलेआम रोड पर गोली मार सकता है उसके परिवार को नहीं मारेगा। तो आपका कहना है अपराधियों में पुलिस प्रशासन का और सरकार बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर है, जीरो है। बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब दिन दहाड़े इस तरीके से हो रहे, और वो तो भला मानता हूँ मैं उस चीज का, वो सीसीटीवी कैमरा था, सीसीटीवी फुटेज थी वहाँ, उसके कारण इस बहन के लिए सारा प्रदेश खड़ा है, पूरा हमारा जिला फरीदाबाद खड़ा है। अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होती ना तो ये इस तरीके से घुमाते जो अनिल विज, सारी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमारे प्रदेश का गृह मंत्री सारी चीजें देखने के बाद इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अगर नहीं देखते तो क्या कहते? बल्लभगढ़ में आए दिन बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर सेकेंड ईयर की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। निकिता तोमर के घर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना और सहानुभूति दी। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ एसआईटी गठित करने की मांग की है। निकिता तोमर के घर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ एसआईटी की मांग की है कि इस मामले में एसआईटी गठित की जाए और मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी कितनी बड़ी भी पहुंच पर क्यों ना हो, वो बच नहीं पाएगा। यहाँ पे मिलने आए परिवार से क्या बातचीत हो तैयार की और क्या डिमांड रखी इन्होंने और किस तरह से सरकार जो है इस मामले में कार्रवाई? देखिए, अभी यहाँ का स्थानीय सांसद होने के नाते
परिवार पर जो ये दुख की घड़ी आई है उसकी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए मैं सांसद के नाते भी और हरियाणा सरकार के अन्य मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होने के नाते भी यहाँ पर उनकी बीच इस घटना का माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और हम सबको बहुत पीड़ा है। परिवार ने एक होनहार बेटी को खोया है और दिन दहाड़े जिस तरह ये अपराधी ने किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम। अब परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा मिले, ये परिवार की मांग है। तो इसलिए हमने उनको आश्वस्त किया है कि अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रावधान, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और परिवार को जल्दी से। चलिए बढ़ते अगली खबर की और कुछ बच्चे जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं और अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अपने माता पिता को अचंभित करते रहते हैं, जिससे वो समझ पाते हैं कि ये बालक आगे चलकर कुछ अलग हटकर कार्य करेगा, उनका नाम रोशन करेगा और हमेशा प्रगति की राह पर ही बढ़ता रहेगा। होनहार वीरवान के हो चिकने पा, ये कहावत विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक तीसरी कक्षा के 8 वर्षीय छात्र आदित्य अग्रवाल पर एकदम सटीक बैठ रही है। जहां ये बच्चा इतनी कम उम्र होने के बावजूद अपना YouTube चैनल टेकी कोडिंग फॉर किड्स हिंदी में चला रहा है, जिसमें ये बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग करना मुफ्त में सिखा रहा है, जिसकी तारीफ विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर मेश मदान ने भी की है कि इतने कम उम्र के बच्चे की तारीफ की जाए वो थक नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि कोडिंग का ज्ञान एक बीटेक प्रशिक्षक ही दे सकता है, लेकिन 8 साल का ये छात्र आदित्य अग्रवाल, जिसकी उम्र अभी सीखने की भी नहीं हुई है, वो लोगों को सिखा रहा है। मामला ये है जी कि मैं दुकान पे था नहीं, दुकान पे एम्प्लॉयज़ थे, 2 भाई थे छोटे छोटे, उनसे आके सामान मांगा उन्होंने, 5-4 सामान लिए उठा के वहाँ से। फिर उन्होंने बिल मांगने लगे, ये कहने लगे ये एक्सपायर है, ये ख़राब है, इनका बिल नहीं दिया आपने, जुर्माना लगेगा। काफ़ी उनको डरा धमका दिया और डरा धमका के उनसे कहने लगे कि आप चार बंदे आए थे। उन्होंने कहा कि हम फूड सप्लाई से हैं, दुकान में अंदर घुस गई, माल वाल देखने लगे, ये कहने लगे ये क्या है, ये माल सामान निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद कहने लगे इसका बिल दे दो जी, बिल देने बाद कहने लगे ये एक्सपायर होने वाला है, फलानी बात है, वो बात है जी। इस चक्कर में वो कहने लगे इस पे पेनल्टी पड़ेगी, फलानी बात है। तो कितना पैसे लेके थे आपके? 3000 रुपये जी। और क्या कहते थे? हैं जी, कौन से विभाग से बता रहे थे? फूड डिपार्टमेंट से। फिर आपने क्या किया? हमने जी विधायक से बात करी, जब वो पकड़वाए फिर वो। कल थाना पर एक टेलीफोन प्राप्त हुआ था एक जी, कल मेन बाज़ार मार्केट में फर्जी फूड अधिकारी बनकर और दुकानदारों को लूटमार करके पैसे ले रहे हैं, जिसकी सूचना बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात शशांक रावत ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर पलवल उनके निवास स्थान लाया गया। शशांक के घर पर दीपक मंगला उन्हें शहीद श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस मौके पर जिला सैनिक बोर्ड और जिला प्रशासन के अधिकारीगण और उपस्थित लोगों ने भी उन्हें पुष्प अर्पित किए। गौरतलब है कि शशांक रावत मार्च 2018 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। फिलहाल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में वो तैनात थे और ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से शशांक रावत शहीद हो गए। शहीद शशांक के पिता शिवचरण रावत पलवल के गांव धतीर में प्रोफेसर के पद पर तैनात है। वहीं माता सुनीता निजी स्कूल में टीचर है और बहन महिमा रावत श्रीनगर में MBBS डॉक्टर है। विधायक दीपक मंगला ने इस मौके पर कहा कि बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात शशांक रावत ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने पर शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पलवल के आदर्श कॉलोनी में उनके निवास स्थान पर लाया गया और उसके पश्चात शहीद के पिता शिवचरण रावत ने उन्हें मुखाग्नि दी। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र का एक और वीर सपूत मातृभूमि की सेवा करते हुए शहीद हो गया, जिसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। सब इंस्पेक्टर हमारे शहीद शशांक रावत जी आज शहीद हुए हैं। आज उनके पार्थिव शरीर को यहाँ खंडनी दी गई है।
आज हमारे इस क्षेत्र में एक वीर सपूत हमारे क्षेत्र से यहाँ से गया है और इतना व्यवहार कुशल, इतना प्यारा, आज केवल मात्र 28 साल की उम्र में आज वीर सपूत मिलने गया है और इसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इस वीर सपूत को अपना क्षेत्र सभी लोग याद रखेगा। मैं इस अवसर पर अपने सभी से अर्पित करता हूँ, परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। गांव धामडोज के समीप एक कार में आग लग जाने से डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक डॉक्टर सोना में कृष्णा हॉस्पिटल खोला हुआ था उसने और वो हॉस्पिटल से ही लौट रहा था। परिजनों का कहना है कि मृतक अपने अस्पताल से घर आ रहा था, लेकिन सुबह के वक्त ये हादसा हुआ और उन्हें उनकी ये खबर मिली। इस मामले में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। गांव धामडोज के समीप बुधवार की सुबह एक जली कार में डॉक्टर का जला हुआ शव बरामद हुआ। ये कोई पेशेंट था, डिलीवरी पेशेंट, हॉस्पिटल वाले बोल रहे उनको देखने के लिए गए थे। उसके बाद एक डेढ़ बजे फिर हॉस्पिटल आए हैं, फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह बोल रहे लिए थे, फिर डिलीवरी पेशेंट देखने के लिए गए जी। फिर धामडोज के पास ये अंदर भी नहीं घुसे गांव में, वहाँ पे आग वगैरह लग गई। हमें तो सुबह पता चला कि गाड़ी में आग वगैरह लग गई 7 बजे के समथिंग। तो आप क्या आशंका जता रहे हैं इसमें, गाड़ी की आग की या क्या? नहीं, आग तो नहीं लग सकती, क्यों साइड वाली खिड़की खुली हुई थी जी, तो उसमें कोई होगा जो कि उससे निकला है। नहीं, ये भी निकल सकते थे उससे, ड्राइवर वाली खिड़की नहीं खुली है इनसे। इनका हॉस्पिटल कहाँ था और कितने बजे यहाँ से गए थे? ये बस अड्डे के सामने हॉस्पिटल पड़ता है, कृष्णा हॉस्पिटल जी। तो कितने बजे यहाँ से गए थे? रात 7 बजे के समथिंग गए थे अपने क्लिनिक से धामडोज से। अच्छा, तो इसमें रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं आशियाना है, दमदमा रोड पे पड़ता है। तो इसमें आशंका आपको लगता है कि डॉक्टर की हत्या हुई है? हाँ बिल्कुल जी, हत्या हो गई। तो इसमें क्या मामला दर्ज करवाया आपने? पुलिस को शिकायत में क्या कहा? अभी तो पुलिस का ज़्यादा कुछ कराया नहीं, उन्होंने गाड़ी वगैरह की फ़ोटो ले लिया, FIR वगैरह करा दिए। बाकी भी बोल रहे हैं पोस्टमार्टम की जैसे रिपोर्ट आएगी, इनका DNA रिपोर्ट का भी मैंने करा दिया कि DNA रिपोर्ट आएगी हमें। चलिए खबरों में बात करेंगे बवानीखेड़ा की। बवानीखेड़ा नगर पालिका प्रशासन के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि 4000 रुपये जोखिम भत्ता सहित उनकी अन्य मांगों को भी लागू किया जाए, अन्यथा बड़े स्तर पर फिर विरोध आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि शहरी एवं निकाय मंत्री अनिल विज के साथ हुए समझौते को भी अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे कि सरकार कर्मचारी की मांगों पर कर्मचारी विरोधी रवैया अपनाए हुए है। नगर पालिका के कर्मचारी संघ के आह्वान पर हरियाणा में निकाय के कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांगों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। शहरी एवं निकाय मंत्री अनिल विज से भी उन्होंने कई बार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गुहार लगाई है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर कर्मचारी विरोधी रवैये को अपनाए हुए है। यदि जल्द ही सरकार ने उनकी मांगों को लागू नहीं किया तो फिर बड़ा आंदोलन शुरू होगा। जिसमें से ठेकेदारी पे 20 है और DC रेट पर 20 है। अभी तक तो कोई अधिकारी आया नहीं हमारे पास। हाँ, अभी तक हमारी कोई भी मांग अभी लागू नहीं हुई है, जो कि 25 को और 17 अगस्त को हमारी मांगे मानी गई थी। अभी तक कोई मांग एक भी लागू नहीं हुई है कि ऐसा ही आंदोलन रहेगा हमारा। और जो कि हमारी मांग बाहर कर रही है ठेके कर्मचारियों को, जहाँ के निगमों में काफ़ी जो कोवर ऑपरेटर थे, माली थे, बेलदार थे, सीवरमैन थे, वे सारे बाहर कर रखे सरकार ने। और धीरे धीरे सरकार सारा प्राइवेट हाथों में जो काम दे रही है, हम इसके विरोध में ये आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि जब तक सफाई कर्मचारियों पे, माली, बेलदार, टेबल ऑपरेटर, जब तक इनको कामों पे नहीं रखा जाएगा और ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी। और 24 मई को हमारे कविता जैन जी के साथ हमारा समझौता हुआ था, वो 24 मई का समझौता भी हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रही। उसके बाद में जो नए हमारे जो निकाय मंत्री आए हैं अनिल विज जी, उनके साथ भी हमारी 2 बार बातचीत होली है, लेकिन चलिए खबरों में बात करेंगे अब चरखी दादरी की। चरखी दादरी राज्य सरकार के वित्तीय कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के सानिध्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों की
1853 करोड़ रुपए की लागत से 306 विकास परियोजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। इसमें दादरी जिले की भी 13 विकास योजनाएं शामिल थी। सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर उपायुक्त राजेश जोगपाल ने दादरी जिले के लिए करीब 95 करोड़ की लागत इन विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में आयोजित हुए इस एक विशेष समारोह में सीएम एवं डिप्टी सीएम के कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिसार एयरपोर्ट से सीधा प्रसारण दिखाया गया। और एमएलए साहबान आपको पता चुनाव का अपने राजनीतिक कार्यक्रम में बैठते हैं, सबने मुझे बता दिया। सर हमारे दादरी को जितने जो कार्य के लिए आज उद्घाटन किया गया है, क्या क्या फायदे उनको मिल पाएंगे जनता को? इसमें ज़्यादातर कार्य जो हैं वो सड़कों के हैं। एक कार्य दादरी में सीवेज का है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जी आज के बारे में बताइए, प्रोग्राम के बारे में थोड़ा है। आज प्रदेश सरकार का दूसरी कार्यकाल का एक प्रथम वर्ष पूरा हुआ है, समृद्धशाली वर्ष के रूप में। तो ये पूरे प्रदेश में अनेकों योजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन हिसार से ये शिलान्यास और उद्घाटन किया है। आज दादरी जिला की 13 परियोजनाओं का